दोस्तों, मैं शिवम आपका स्वागत करता हूं एक और रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में, जहां हम लेकर आते हैं सच्ची भूतिया कहानियां केवल और केवल आपके अपने चैनल घोस्ट स्टोरीज पर। इसलिए अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके पास भी कोई सच्ची भूतिया कहानी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हो सकता है अगली डरावनी कहानी आपकी ही हो। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और मैं महाराष्ट्र के नासिक का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक कार ड्राइवर हूँ। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन में हुई एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। वो घटना सच में इतनी ज्यादा भयंकर थी कि उससे पहले मैंने मेरी जिंदगी में कभी भी इतना ज्यादा डरावना अनुभव नहीं किया था, और न ही मेरे साथ कभी कोई ऐसी घटना या हादसा हुआ था जिसमें मुझे किसी ऐसी डरावनी चीज का सामना करना पड़े। लेकिन उस दिन, या फिर यूं कहूं कि उस रात, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके होने के बाद मैंने पहली बार अपने जीवन में किसी ऐसी चीज का सामना किया था जो कि शायद कहीं ना कहीं इस दुनिया में अपना अस्तित्व रखती है। दरअसल मैं इस कहानी को शुरू से शुरू करना चाहता हूं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पिताजी के हम 3 बेटे हैं और उन 3 बेटों में से मैं सबसे छोटा हूं। मेरे से जो 2 बड़े भाई हैं वो मुंबई में रहते हैं और वो वहीं मुंबई की फिल्म सिटी में ही काम करते हैं। वो दोनों भाई अपने पूरे परिवार के साथ वहीं पर सेटल हैं और उनको नासिक से मुंबई गए हुए लगभग 20 साल का समय हो चुका है। लेकिन मेरे पिताजी की गांव में ही रहने की इच्छा थी। इसी वजह से पिताजी की देखभाल करने के लिए मैं नासिक में ही रह गया। लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई रोजगार नहीं था तो मेरे पिताजी ने मुझे एक इनोवा कार दिलवा दी थी जिससे कि मैं अपना गुजारा कर सकूं। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि नासिक एक धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है और वहां पर अलग अलग जगह से बहुत से लोग घूमने के लिए भी आते हैं, तो इसी वजह से मेरा भी काम अच्छा खासा चल जाता है। वहां पर घूमने आने वाले लोगों की मेरे पास कार की काफी ज्यादा बुकिंग आती रहती है, तो रोजाना मैं लगभग 2 से 3 बुकिंग निकाल देता हूँ। लेकिन अगर कभी कोई लंबी बुकिंग मिल जाती है तो उस दिन तो फिर एक बुकिंग ही हो पाती है। लेकिन उस एक बुकिंग में ही मैं उन 2 से 3 बुकिंग के जितना मेरा खर्चा निकाल लेता हूँ, और ऐसे करके मैं पिछले लगभग 6-7 साल से अपने जीवन का गुजारा कर रहा हूँ। लेकिन आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो उस वक्त की है जब मुझे मेरी वो इनोवा कार लिए हुए लगभग 2 साल का समय ही हुआ था। उस वक्त मेरे जो बड़े भाई थे उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि तुम कुछ दिनों के लिए पिताजी को हमारे पास छोड़ जाओ, थोड़े दिन यहाँ पर रह लेंगे, फिर उसके बाद जब उनका गांव जाने का मन होगा तो तुम इन्हें आकर वापस ले जाना। उनके ऐसा कहने पर मैंने पिताजी से उस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग कल मुंबई के लिए चलेंगे। अब दूसरे दिन सुबह के वक्त मैं मेरे पिताजी को अपने साथ लेकर उनको थोड़े दिन घूमने के लिए अपने बड़े भाइयों के घर पर मुंबई छोड़ने के लिए निकल पड़ा था। हम लोग सुबह के लगभग 5 बजे के वक्त ही अपने घर से निकल गए थे। मेरा घर से जल्दी निकलने का कारण ये था कि दिन के वक्त काफी ज्यादा ट्रैफिक मिलता है और पिताजी का स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं रहता। इसी वजह से सुबह की ताजी ताजी हवा में ही मैं उनको घर से लेकर निकल गया था। रास्ते में जाते वक्त तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब मैं शाम के वक्त मेरे पिताजी को अपने भाइयों के पास छोड़कर वापस आ रहा था तो उस वापस आने के दौरान मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिस घटना के बारे में जब मैं आज भी सोचता हूं तो मुझे आज भी इस चीज का विश्वास नहीं होता है कि सच में मेरे साथ वो सब कुछ हुआ था। लेकिन जब वो हुआ था उस वक्त तो मेरी बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गई थी। दरअसल मैं शाम के वक्त मुंबई से नासिक के लिए निकला था और मुझे मुंबई से निकले हुए अभी कुछ ही समय हुआ था। लेकिन तभी अचानक से बारिश आने लगती है और मैं उस बारिश में ही अपनी कार को चलाते हुए नासिक की तरफ जा रहा था, क्योंकि बारिश कुछ ज्यादा तेज नहीं थी। लेकिन जब मैं कार चलाते हुए हाईवे से जा रहा था तो अचानक से मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना आज अपन उस हाईवे के बगल वाले रास्ते से चले जिसके बारे में अपन ने कई ड्राइवर लोगों के मुंह से सुना है। उस हाईवे के बगल वाले रास्ते के बारे में मैंने सुना था कि उस रास्ते से नासिक की तरफ जाने पर आपके लगभग 1 घंटे का समय बचता है। लेकिन इसके साथ ही मैंने ये भी सुना था कि दिन ढलने के बाद उस रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उस रास्ते पर आत्माओं का बसेरा है
और दिन ढलने के बाद जो कोई भी उस रास्ते से गुजरता है उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। लेकिन उस वक्त मेरे अंदर भी जवानी का जोश था और मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, आज इसी रास्ते से चलकर देखते हैं। अब यही चीज सोचकर मैं अपनी कार को हाईवे से उतारकर उस छोटे रास्ते की तरफ ले लेता हूं। अभी मुझे उस रास्ते पर चलते हुए लगभग आधे घंटे का समय हो चुका था और मैं उस रास्ते में काफी ज्यादा अंदर की तरफ आ चुका था। लेकिन अब तक भी मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था जिसकी वजह से मुझे वहां पर कुछ ठीक ना लगे। बारिश अब भी लगातार बरसे ही जा रही थी और मैं उसी बारिश के बीच थोड़ी तेज रफ्तार में ही अपनी कार को चलाते हुए उस रास्ते से गुजर रहा था कि तभी अचानक से कार चलाते हुए मुझे उस तेज बारिश में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखकर मैं एक पल के लिए तो अचानक से घबरा जाता हूं और सोचता हूं कि आखिर इतनी तेज बारिश में ये चीज कैसे हो सकती है। लेकिन जैसे ही मैं उसके थोड़ा करीब जाता हूं तो मुझे वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। दरअसल जब मैं उस रास्ते से कार चलाते हुए जा रहा था तो उस वक्त मैं एक ऐसी जगह से गुजर रहा था जो कि दिखने में काफी ज्यादा सुनसान थी और उस रास्ते के चारों तरफ काफी ऊंचे ऊंचे पेड़ और सड़क के दोनों तरफ झाड़ियां थीं जो कि उस बारिश के मौसम में काफी ज्यादा हरी भरी हो रखी थी। लेकिन इस वक्त जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तो मेरे सामने की तरफ जो बारिश बरसते हुए मुझे दिखाई दे रही थी, उस बारिश के बीच मेरे से लगभग 400 मीटर दूर मुझे दिखाई देता है कि उस तेज बारिश के बीच ही एक औरत उस सड़क के एक तरफ जो खाई थी उस खाई की तरफ से ऊपर सड़क पर आती है और फिर उस सड़क को पार करते हुए वापस दूसरी तरफ जो सड़क के बगल में खाई थी उस खाई में उतर जाती है। दूर से दिखने में वो मुझे एक औरत ही दिखाई दे रही थी क्योंकि उसने अपने शरीर पर कुछ लाल गुलाबी रंग के कपड़े पहन रखे थे। लेकिन उस वक्त सामने की तरफ बारिश आ रही थी, इसी वजह से उस बारिश की गिरती हुई बूंदों के बीच मुझे वो ठीक तरीके से दिखाई नहीं देती है। पर जब मैं कार चलाते हुए उसकी तरफ जा रहा था तो मुझे सिर्फ इतना ही दिखाई देता है कि वो सड़क के एक तरफ से ऊपर आती है और फिर सड़क को पार करते हुए दूसरी तरफ चली जाती है। उस औरत को इस तरह से बारिश के बीच बिकते हुए सड़क को पार करके फिर से उस जंगल की तरफ जाते हुए देखकर मैं सोचता हूं कि आखिर ये औरत इस बारिश में क्यों भीग रही है और ये सड़क के इस तरफ से इस खाई में से निकलकर दूसरी तरफ उस जंगल में कहां जा रही है। लेकिन ये सोचते सोचते ही मैं उस जगह को पार कर लेता हूं जिस जगह पर मुझे वो औरत दिखाई दी थी। लेकिन जैसे ही मैं उस जगह को पार करता हूं तो मुझे मेरी कार के पीछे की तरफ से एक काफी तेज आवाज आती है और वो आवाज कुछ इस तरह की थी जैसे कार के टायर के नीचे कोई ऐसी चीज आ गई हो जिसके नीचे आने से काफी तेज आवाज हो, जैसे कि शायद कोई खाली पड़ी पानी की प्लास्टिक की बोतल या फिर कुछ और भी। लेकिन क्योंकि उस वक्त बारिश काफी ज्यादा हो रही थी तो उस बारिश की आवाज में मुझे वो आवाज इतनी ज्यादा सुनाई नहीं देती है, पर मुझे ये महसूस हो गया था कि कुछ ना कुछ कार के टायर के नीचे जरूर आया है। लेकिन फिर मैं उसी वक्त से कार की स्पीड को थोड़ा और भी ज्यादा बढ़ा देता हूं। अब बारिश की बूंदें काफी ज्यादा गिर रही थीं तो मुझे ठीक तरीके से सामने की तरफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। इसी वजह से मैं कार की हेडलाइट की रोशनी चालू कर देता हूं। लेकिन अभी मैं उस जगह से लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर आया ही था कि तभी अचानक मुझे मेरी आंखों के सामने फिर से कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको देखने के बाद मैं अपनी कार को उसी जगह पर रोकने के लिए मजबूर हो जाता हूं। और मैं ही क्या, अगर मेरी जगह कोई और इंसान भी उस रास्ते से गुजर रहा होता और अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत भी इंसानियत बची हुई होती तो वो भी उस जगह पर अपनी कार को जरूर रोकता, क्योंकि उस वक्त आंखों के सामने वो नजारा ही कुछ ऐसा था कि उसको देखते ही मेरा मन अचानक से ही कार के ब्रेक लगाने को कर जाता है। दरअसल जब मैं उस रास्ते से गुजर रहा था तो उस वक्त एक घुमाव को पार करते ही एक छोटी सी पुलिया आती है और उस पुलिया के नीचे की तरफ से बारिश का पानी काफी तेज गति से बह रहा था जिसकी काफी तेज आवाज आ रही थी और वो जगह चारों ओर से काफी ज्यादा हरियाली से घिरी हुई थी। सड़क के दोनों तरफ छोटी छोटी झाड़ियां थीं जो उस बारिश के मौसम में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थीं। कुल मिलाकर वो जगह दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी।
लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जगह दिखने में जितनी खूबसूरत है उससे कई ज्यादा डरावनी भी है, क्योंकि मुझे उस जगह की असलियत के बारे में और उसके अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन उस चीज को मेरे सामने होता हुआ देखकर मैं उस पुलिया के पास में जाते ही अपनी कार को रोक देता हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उस वक्त मुझे ऐसा क्या दिखाई दिया जिसकी वजह से मुझे उस बारिश के मौसम में भी अपनी कार को वहां पर रोकना पड़ा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उस वक्त जैसे ही मैं उस पुलिया के पास में पहुंचा तो कार चलाते चलाते ही मुझे सामने की तरफ दिखाई देता है कि सड़क के बीचों बीच एक छोटा लड़का पड़ा हुआ है जो कि दिखने में काफी ज्यादा लहूलुहान दिख रहा है। यानी कि उस वक्त उसके शरीर से काफी ज्यादा खून निकल रहा था और उसका वो खून बारिश के पानी के साथ बहते हुए सड़क के बगल में खाई में जाकर गिर रहा था। लेकिन उस वक्त वहां पर वो लड़का अकेला नहीं था, बल्कि उसके बगल में ही एक औरत बैठी हुई थी जिसने उसके सिर को अपनी गोद में रख रखा था और वो अजीब तरीके से उसको देख रही थी। लेकिन जैसे ही उसको मेरी कार आते हुए दिखाई देती है, वो अचानक से उस लड़के के सिर को अपनी गोद से हटाकर सड़क पर रखकर भागते हुए मेरी कार के सामने आती है और दूर से ही मेरी कार को रुकने का इशारा करती है। एक पल के लिए तो उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये किन्हीं लुटेरों का काम हो, क्योंकि मैंने कई बार सुना था कि जो सुनसान सड़क पर लूटपाट का काम करते हैं वो आने जाने वाले लोगों के सामने ऐसे ही घटना के घटने का नाटक करते हैं, और जैसे ही कोई उस रास्ते से गुजरने वाला इंसान उस चीज पर विश्वास करके अपनी कार को वहां पर रोक लेता है तो फिर उसके साथ वो लोग लूटपाट करते हैं। और कभी कभार तो कई लोगों की उस रास्ते से लाश भी मिली थी जिसके बारे में लोगों का कहना था कि लुटेरों ने उनको लूट कर मार दिया। लेकिन जब मेरी नजर सड़क पर लहूलुहान पड़े उस बच्चे की तरफ जाती है तो मुझे उसके ऊपर काफी ज्यादा दया आ जाती है और मैं सोचता हूं कि शायद यहां पर कोई हादसा हुआ है जिसकी वजह से इस बच्चे को इतनी ज्यादा चोट आई है और शायद इस औरत को मदद की जरूरत है। यही सोचकर अब मैं अपनी कार को उस औरत को मेरी तरफ रुकने का इशारा करते हुए देखकर वहीं पर रोक देता हूं। मेरे कार रोकते ही वो औरत भागते हुए मेरी ड्राइविंग सीट के शीशे की तरफ आती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस वक्त काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, इसी वजह से मैंने अपनी कार के शीशे को पूरा बंद कर रखा था। पर वो औरत मेरे शीशे के पास आकर अपने हाथों को मेरे शीशे पर मारने लगी थी और बाहर की तरफ से कुछ बोल रही थी, पर शीशा बंद होने की वजह से मुझे उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरे से कोई मदद मांग रही है, क्योंकि उस वक्त वो काफी ज्यादा घबराई हुई दिख रही थी। उसको इतना घबराया हुआ देखकर मैं अपनी कार का शीशा थोड़ा सा नीचे करता हूं, क्योंकि उस वक्त मदद करने के साथ साथ ही मेरे मन में मेरे साथ किसी अनहोनी के होने के भी भाव थे। मुझे ऐसा भी लग रहा था कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा शीशा नीचे करता हूं तो मुझे उस औरत की आवाज सुनाई देती है। वो मुझसे कह रही थी कि साहब, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, आप कृपा करके हम लोगों को आगे जो शहर में अस्पताल आने वाला है वहां तक छोड़ दीजिए। अब वो बार बार मुझसे यही बात कह रही थी, पर उस वक्त मैं काफी ज्यादा सोच में पड़ा हुआ था, क्योंकि उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ यही चीज चल रही थी कि इस औरत की मदद करने के चक्कर में कहीं मैं अपने आप को किसी मुसीबत में न डाल लूं। और मेरा ये सोचना इसलिए सही था क्योंकि मैंने पहले सुना था कि यहाँ पर कई ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर मदद मांगने के नाम पर लोगों के साथ कुछ गलत किया जाता है। उस वक्त मैं इतना ज्यादा सोच में पड़ गया था कि जब वो औरत मुझे वो बात बोल रही थी तो एक पल के लिए तो मैंने उस औरत के चेहरे की तरफ देखा और फिर से सड़क पर पड़े हुए उस छोटे से बच्चे के मासूम से चेहरे की तरफ देखा। मैंने 3-4 बार इसी तरीके से उन दोनों की तरफ देखा, लेकिन अब वो औरत शांत हो गई थी और अजीब तरीके से घूरते हुए मेरी तरफ देख रही थी। उसको चुप होता हुआ देखकर मैंने सोचा कि शायद इसकी उम्मीद टूट गई है और इसको यही लग रहा है कि मैं इसकी मदद नहीं करूंगा। पर जैसे ही मैंने उसको ये कहा कि ठीक है, आप अपने बच्चे को ले आइए, मैं आपको आगे अस्पताल तक छोड़ देता हूं, तो मेरे ये कहते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और उसका चेहरा काफी ज्यादा खिल उठता है। मेरे इतना कहते ही वो भागते हुए उस बच्चे की तरफ जाती हैं और उसको अपनी गोद में उठाकर मेरी कार की तरफ लाने की कोशिश करती हैं।
अब तक मैं मेरी कार में ड्राइविंग सीट पर ही बैठा हुआ था, लेकिन मैंने देखा कि वो अकेली औरत उस बच्चे को नहीं उठा पा रही है। उसने उस बच्चे को उठाने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन उस बच्चे का वजन उस औरत से नहीं उठ पा रहा था। उसको इतना ज्यादा कोशिश करते हुए देखकर मैं सोचता हूं कि मुझे कार से उतरकर इस औरत की थोड़ी मदद करनी चाहिए। उसके बाद मैं अपनी कार के फाटक को खोलता हूं और कार से नीचे उतरता हूं। मुझको कार से नीचे उतरता हुआ देखकर अब तक जो औरत उस बच्चे को उठाने की कोशिश कर रही थी, वो मुझको देखते ही उस बच्चे को उठाना छोड़ देती हैं और खड़ी होकर मेरी तरफ देखने लगती हैं। फिर मैं कार से चलते हुए उसके पास जाता हूं और उससे कहता हूं कि मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूं, शायद तुम अकेली इसको नहीं उठा पा रही हो। मेरे ऐसा कहते ही वो अपनी गर्दन को हाँ में हिलाती है और उसके बाद उस बच्चे को उठाने लगती हैं। उस वक्त वो औरत तो उस बच्चे के सिर की तरफ से उसको पकड़ रही थी और मैं उसके पैरों की तरफ से उसको पकड़कर उठाने के लिए नीचे झुकता हूं। लेकिन जैसे ही मैं नीचे झुकता हूं तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है कि नीचे झुकते ही उस चीज को देखकर मेरी वहीं की वहीं काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है और उस बारिश में भीगते हुए भी मेरे शरीर से काफी ज्यादा पसीना निकलने लगता है। उस चीज को देखते ही मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं आज एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं और मैंने सबसे बड़ी गलती तो अपनी कार से नीचे उतर कर दी थी, क्योंकि अब मैं एक ऐसी चीज के जाल में फंस चुका था जहां से अगर मैं भागने की कोशिश करता तो मुझे इस चीज का पता था कि मैं अपने आप को नहीं बचा पाऊंगा। तो उस वक्त मैंने भलाई इसी चीज में समझी कि मैं भी यही नाटक करता रहूं कि जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं है या उस चीज की सच्चाई मुझको पता ही नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैं कब तक बातों को गोल गोल घुमाता ही रहूंगा और आप लोगों को कब बताऊंगा कि मैंने उस वक्त वहां पर ऐसा क्या देखा था जिसकी वजह से मैं इतना ज्यादा डर गया कि बारिश में भीगते हुए भी मेरे शरीर से पसीना निकलने लगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही मैं उस बच्चे को उठाने के लिए नीचे झुका तो अचानक से मेरी नजर उस औरत के पैरों की तरफ जाती है और जैसे ही मेरी नजर उस औरत के पैरों की तरफ जाती है तो मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस वक्त मैं देखता हूं कि उस औरत के पैर बिल्कुल उल्टे हैं, यानी कि आगे की तरफ तो उसकी एड़ियां हैं और पैरों के जो पंजे थे वो बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। ये चीज देखते ही मैं समझ जाता हूं कि ये कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि ये कोई चुड़ैल है, क्योंकि मैंने मेरे पिताजी से और मेरे दादाजी से जब मैं छोटा था उस वक्त कई ऐसी कहानियां सुनी थी जिनमें वो लोग बताते थे कि जो चुड़ैल होती हैं उनके पैर बिल्कुल उल्टे होते हैं। उस वक्त उस चुड़ैल के पैर उस सड़क पर बहते पानी में पूरी तरीके से डूबे हुए थे और वो सड़क का पानी उस चुड़ैल के पैरों को छूते हुए आगे निकल रहा था। पीछे की तरफ मुड़ी हुई उसकी उंगलियों के लंबे लंबे नाखून थे जो कि उस वक्त मुझे काफी ज्यादा सड़े और गले से दिखाई दे रहे थे। ये चीज देखते ही मैं उस वक्त समझ गया था कि ये एक चुड़ैल है और उसने आज मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। लेकिन अगर मैं इस वक्त कुछ ऐसा करता हूं जिसकी वजह से इसको ऐसा लगेगा कि मैंने इसकी सच्चाई को पहचान लिया है तो ये मुझे यहीं पर मार देगी। तो इसीलिए मैंने उस वक्त भलाई इसी में समझी कि मुझे इसी तरह से नाटक करना चाहिए कि जैसे मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन उस वक्त तक मैं अंदर से काफी ज्यादा घबरा गया था और मेरे शरीर से बहुत तेज पसीना निकल रहा था। लेकिन उस वक्त भगवान का शुक्र था कि बारिश हो रही थी, क्योंकि उस बारिश में भीगने के कारण उस चुड़ैल को यह पता नहीं चल पा रहा था कि मैं उसकी असलियत को जान गया हूं और उसकी असलियत को जानने की वजह से मैं इतना ज्यादा घबरा गया हूं कि मेरे शरीर से अचानक से पसीना निकल रहा है, क्योंकि अगर उस वक्त बारिश ना हो रही होती तो मेरे शरीर से अचानक से पसीने को निकलता हुआ देखकर वो चुड़ैल समझ जाती कि मुझे उसके बारे में पता चल चुका है। तो इस तरीके से उस वक्त वो बारिश मेरे लिए एक वरदान ही साबित हुई थी। फिर उसके बाद मैं उस चुड़ैल के साथ उस बच्चे को वहां से उठाकर अपनी कार की तरफ लाता हूं और कार की जो बीच वाली सीट थी उसके ऊपर उस बच्चे को लेटा देता हूं। उस बच्चे को कार में लेटाकर मैं आगे ड्राइविंग सीट की तरफ चला जाता हूं। अब मैं ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता हूं, लेकिन मेरे कई बार चाबी करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। उस कार को स्टार्ट ना होता हुआ देखकर मैं और भी ज्यादा घबरा जाता हूं और सोचता हूं कि कहीं इस चुड़ैल ने मुझे यहीं पर मारने का तो मन नहीं बना लिया है, क्योंकि उस वक्त वो चुड़ैल मेरे बिल्कुल पीछे ही उस बच्चों के साथ
बीच वाली सीट पर बैठी हुई थी। लेकिन जब कई बार चाबी करने के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती है तो अचानक से पीछे से वो चुड़ैल मुझसे बोलती हैं कि क्या हुआ साहब, आप कार को चला क्यों नहीं रहे हो। अब उस चुड़ैल के ऐसा बोलते ही मैं काफी ज्यादा घबरा जाता हूँ और उस वक्त डर के मारे मेरी पूरी तरीके से घी बैठ जाती है। उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि मेरे हलक से आवाज भी नहीं निकल रही थी। पर वहां मैं थोड़ा दिमाग से काम लेता हूँ और सोचता हूँ कि अगर मैं जरूर से ज्यादा डरूंगा तो डरने की वजह से मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा, और अगर इस चुड़ैल को ये एहसास हो गया कि मैं डर रहा हूँ तो ये मुझे यहीं पर मार देगी। तो इसीलिए मैंने उस वक्त अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करते हुए उससे कहा कि चाबी मार रहा हूँ, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही है। ये चीज बोलते ही मेरी थोड़ी जान में जान आई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं इस औरत को कुछ नहीं बोलूंगा तो ये समझ जाएगी कि मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ। पर मेरे इतना बोलते ही वो मुझसे कहती हैं कि एक बार दोबारा कोशिश करो, इस बार स्टार्ट हो जाएगी। उसके ऐसा कहते ही मैं फिर से कार को चाबी मारता हूँ और इस बार कार स्टार्ट हो जाती है। कार के स्टार्ट होते ही मैं फिर से अपनी कार को वहां से रवाना कर देता हूँ। अब मैं आगे की तरफ देखकर कार को चला रहा था, लेकिन कार चलाते चलाते ही जब मेरी नजर कार में लगे हुए पीछे की तरफ देखने वाले मिरर पर जाती है तो मैं देखता हूं कि उस मिरर में मुझे पीछे वाली सीट बिल्कुल खाली दिखाई दे रही है। यानी कि उसमें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी पीछे वाली सीट पर कोई बैठा ही ना हो। लेकिन अब कार चलाते हुए मैं ये सोच रहा था कि आखिर मैं किस तरीके से इस मुसीबत से निकलूं, क्योंकि मुझे हर पल अपनी मौत अपने सिर पर नाचते हुए दिखाई दे रही थी। उस वक्त मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ न कुछ ऐसा बहाना लगाना होगा जिसकी वजह से मैं इस कार को छोड़कर इस कार में से निकल पाऊं। लेकिन मैं ये चीज उस वक्त तक नहीं कर सकता था जब तक कोई रिहायशी इलाका या कोई बस्ती ना आ जाए, क्योंकि सुनसान इलाके में तो उस कार को छोड़कर भागने का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वो चुड़ैल मेरा पीछा करके मुझे कभी भी मार सकती थी। इसी वजह से मैं लगभग 1 घंटे तक उस कार को चलाता रहता हूँ और वो चुड़ैल उस खून से सने हुए बच्चे के साथ मेरी कार में मेरे साथ 1 घंटे तक बैठी रहती हैं। लेकिन उस 1 घंटे के दौरान ना ही तो वो मुझसे कुछ बोलती हैं और ना ही मैं उससे कुछ बोलता हूँ। लेकिन मैं ही जानता हूँ कि मैंने मेरा वो 1 घंटा कैसे निकाला था। मेरे लिए वो 1 घंटा 1 साल के बराबर था, क्योंकि हर 1 सेकंड के साथ मुझे ये एहसास हो रहा था कि पता नहीं कौन से पल मेरे पीछे बैठे ये चुड़ैल मेरी गर्दन को पीछे से पकड़कर तोड़ देगी और मैं यहीं पर मर जाऊंगा, या फिर मेरे साथ कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से डर के मारे ही मेरी जान निकल जाएगी। लेकिन लगभग 1 घंटे तक चलने के बाद मुझे एक छोटी सी बस्ती नजर आती है और उस छोटी सी बस्ती से लगभग आधा घंटे की दूरी तय करने के बाद ही आगे वाला शहर आने वाला था। लेकिन अब मैं शहर के आने तक का इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे हर पल यही लग रहा था कि जैसे मैं मेरी मौत के मुंह में हूं और मौत मुझे कभी भी चबा सकती है। इसीलिए उस रिहायशी बस्ती के आते ही मैं अपने आप को उस कार से बचाकर निकालने की सोचने लगता हूं और थोड़ी ही देर में मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, और वो ख्याल इस वजह से आया था क्योंकि मुझे उस बस्ती में ही उस सड़क के बगल में एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई दी थी, जिस पर कि कुछ 2-4 लोग बैठे हुए थे। उस चाय की दुकान को देखते ही जैसे ही मैं मेरी कार को उस दुकान के थोड़ा करीब लेकर जाता हूं तो मैं अचानक से ही मेरी कार को उस चाय की दुकान के पास में ले जाकर रोक देता हूं। उस वक्त मैं उस कार को चाय की दुकान से लगभग 10 से 15 मीटर की दूरी से पहले ही रोक देता हूं। कार को इस तरह से अचानक से रुकता हुआ देखकर वो चुड़ैल अचानक से पीछे की तरफ से किसी अजीब सी आवाज में बोलती हैं कि क्या हुआ, तुमने कार को क्यों रोक दिया। उसके ऐसा कहने पर मैं सोचता हूं कि शायद इस चुड़ैल को मेरे ऊपर शक हो गया है, या ये मेरे ऊपर इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा कर रही है, क्योंकि अब तक तो जो भी उसने मुझे कुछ बोला था तो वो काफी अच्छे लहजे में मुझसे बात कर रही थी। यानी कि वो पहले तो साहब साहब करके बात कर रही थी, लेकिन अब अचानक से ही उसने तू तड़ाके से बात करना शुरू कर दिया था। पर उसके ऐसा पूछने पर मैं उससे कहता हूं कि बारिश में भीगने की वजह से काफी ज्यादा सर्दी लग रही है और सामने की तरफ चाय की दुकान है, तो मैं थोड़ी चाय पीकर आता हूं और आप लोगों के लिए भी चाय और बिस्किट ले आता हूं। मेरे ऐसा कहने पर वो चुड़ैल मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और मुझसे कहती हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मेरे बच्चे के सिर से खून निकल रहा है और इसको जितना जल्दी हो सके अस्पताल पहुंचना है। उसकी ये बात सुनते ही मैंने सोचा
कि अगर इसके दबाव में आकर मैंने कार को यहां से रवाना कर लिया तो पता नहीं आगे चलकर ये मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। तो इसी वजह से मुझे अब किसी भी तरीके से इस कार से नीचे उतरना है। तो इसी वजह से मैं उस चुड़ैल से कहता हूं कि इस दुकान पर अगर ऐसा कुछ मिलेगा जिसकी वजह से हम लोग इस बच्चे का थोड़ा खून रोक सके, यानी कि कोई दवाई पट्टी या फिर कुछ भी, तो मैं उसको भी लेकर आ जाता हूं, क्योंकि अभी शहर तक पहुंचने में थोड़ा टाइम है और तब तक तो शायद इस बच्चे के सिर से काफी ज्यादा खून निकल जाएगा। तो चाय के साथ साथ ही अगर वो चीज भी मिलेगी तो मैं ले आता हूं। मेरे मुंह से ये बात सुनकर वो चुड़ैल थोड़ी हंसते हुए मुझसे कहती हैं कि हाँ, ये सही है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपको मेरे बच्चे की कितनी फिक्र है। बाकी किसी को भी मेरे बच्चे की इतनी फिक्र नहीं थी। हर कोई हम लोगों को इसी तरीके से तड़पता हुआ छोड़कर चला गया था। लेकिन फिर मैंने भी, अब सिर्फ इतना बोलकर ही वो चुड़ैल रुक गई थी। तो मैंने उससे पूछा कि आपने भी क्या? तो वो मुझसे कहती हैं कि अरे कुछ नहीं, तुम जाओ और जल्दी से मेरे बच्चे के लिए थोड़ी दवाई पट्टी ले आओ, जिससे कि इसका थोड़ा बहुत खून रुक सके। अब मौका मिलते ही मैं अपनी कार से उतर जाता हूं, लेकिन कार से उतरते वक्त भी मैं चीज का ध्यान रखता हूं कि मैं ज्यादा जल्दबाजी में कार से नीचे नहीं उतरता हूं, क्योंकि उस चुड़ैल को यह बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए था कि मुझे इस कार से नीचे उतरने की जल्दी हो रही है। फिर आराम से कार से नीचे उतरकर मैं उस चाय की टपरी पर जाता हूं और चाय की टपरी पर जाते ही मुझे थोड़ी राहत की सांस आती है और चाय की टपरी पर जाते ही मैं अपनी कार की तरफ पीठ करके खड़ा होता हूं और उस चाय की टपरी वाले से कहता हूं कि भाई साहब, मुझे बचा लीजिए, आज मेरी जान बहुत ही ज्यादा खतरे में है। उस वक्त उस चाय की टपरी वाले के साथ साथ ही जो 3-4 लोग वहां पर बैठे हुए थे वो भी मेरी इस बात को सुनते हैं। मेरी इस बात को सुनते ही उनके चेहरे पर काफी ज्यादा चिंता के भाव आ जाते हैं। वो मुझसे पूछते हैं कि बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? तो मैं उन लोगों से कहता हूं कि इस वक्त आपको मेरी कार में जो औरत उस बच्चे के साथ बैठी हुई दिखाई दे रही है वो कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि वो एक चुड़ैल है। क्योंकि मैंने उसके पैरों को देखा है, उसके पैर बिल्कुल उल्टे हैं, लेकिन जब तक मैंने उसके पैरों को देखा था तब तक मैं उसके चंगुल में फंस चुका था। और ये चुड़ैल मुझसे कह रही हैं कि इसके साथ जो बच्चा है उसको काफी ज्यादा चोट लगी है और मुझे उसको अस्पताल लेकर जाना है। मेरे मुंह से ये बात सुनते ही वो चाय की टपरी वाला आदमी मुझसे मेरा हाथ पकड़कर कहता है कि भलाई इसी में है कि जहां ये तुम्हें छोड़ने के लिए कह रही हैं, तुम चुपचाप इसको वहां ले जाकर छोड़ दो, क्योंकि अगर तुमने यहां से भागने की या फिर इससे अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम्हारे पास अपने आप को बचाने का सिर्फ यही रास्ता है कि तुम चुपचाप उस गाड़ी में जाओ और उस गाड़ी को स्टार्ट करके यहां से निकल जाओ और जिस भी जगह पर वो तुमको छोड़ने के लिए कहती है उसको चुपचाप उस जगह पर छोड़कर वहां से निकल जाओ, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये तुम्हारे घर तक भी तुम्हारे पीछे पीछे चली जाएगी और फिर तुम्हारा वो हाल करेगी कि शायद हो सकता है तुम्हें अपनी जिंदगी से भी हाथ धोने पड़ जाए। उस आदमी के साथ साथ ही वहां पर जो 3-4 आदमी और बैठे थे वो भी मुझसे यही बात कहते हैं और उस वक्त मुझे वो ये भी कहते हैं कि इस वक्त हमें तुम्हारी कार में बैठा हुआ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोग ये बात जानते हैं कि वो चुड़ैल हम लोगों को दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वो जिसको अपना शिकार बनाने की सोचती है वो सिर्फ उसको ही दिखाई देती है। उन लोगों के मुंह से ये बात सुनकर मैं उनको थोड़ा गुस्से में होकर कहता हूं कि आप लोग पागल हो गए हो क्या? मैं किसी तरह से तो अपनी जान बचाकर उस कार से निकलकर यहां आप लोगों के पास आया हूं और आप लोग मेरी मदद करने के बजाय उल्टा मुझे उसके साथ फिर से जाने के लिए कह रहे हो। तो वो आदमी मुझसे कहता है कि हम लोग तुम्हें तुम्हारी जान बचाने के लिए ही ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी चुड़ैल नहीं है बल्कि बहुत ही खतरनाक है, पर ये हर किसी को जान से नहीं मारती है। ये सिर्फ उसी इंसान को अपना शिकार बनाती है जो इसकी कही हुई बात ना मानता हो। अगर ये तुम्हें अस्पताल ले जाने के लिए कह रही हैं तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इसको अस्पताल के बाहर छोड़ दो। अब मुझसे ये बात करने के बाद वो लोग मुझे उस चुड़ैल के बारे में बताते हैं। वो मुझसे कहते हैं कि आज से कई साल पहले ये औरत जिंदा हुआ करती थी और इसका ये बच्चा भी जिंदा हुआ करता था, लेकिन एक दिन ये दोनों माँ बेटे उस रास्ते से होते हुए हमारी बस्ती की तरफ आ रहे थे, क्योंकि ये औरत हमारी ही बस्ती की रहने वाली थी। और आज से लगभग 10 साल पहले उस रास्ते से जब वो आ रही थी तो एक कार वाले ने इन दोनों माँ बेटे को टक्कर मार दी थी, जिसमें कि उनकी वहीं पर ही मौत हो गई थी।
पर इसके मरने के कुछ महीनों बाद ही उस जगह पर कई ऐसी घटनाएं होने लगी थीं जिसमें कि लोगों को एक औरत एक लहूलुहान बच्चे के साथ सड़क पर मदद मांगती हुई दिखाई देती हैं। पर जो कोई भी उसकी मदद नहीं करता है और उसको नजरअंदाज करते हुए वहां से निकल जाता है, तो वहां से निकलने के बाद भी वो इंसान जिंदा नहीं बच पाता है, क्योंकि ये चुड़ैल उसका पीछा करके उसके घर तक जाती है और फिर उसको मौत के घाट उतार देती है। क्योंकि उसका ये मानना है कि उसके बच्चे को बचाने के लिए जो कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा वो वही करेगी, लेकिन अगर कोई जैसा वो कहती है वैसा मानता है और उसकी मदद करता है तो फिर वो उसका पीछा छोड़ देती है। तो इसीलिए हम लोग तुम्हें कह रहे हैं कि अगर वो तुम्हें अपने बच्चे को किसी अस्पताल के बाहर छोड़ने के लिए कह रही हैं तो तुम चुपचाप उस गाड़ी में जाकर बैठो और उसको वहां से लेकर शहर के किसी अस्पताल में छोड़ दो। और उसको वहां पर छोड़ने के बाद अपने घर पर जाकर सबसे पहले तो स्नान करना। स्नान करते ही हनुमान चालीसा का या बजरंग बाण का जो भी हो सके अपने घर के पूजा घर में बैठकर पाठ करना। इससे अगर ये चुड़ैल तुम्हारी मदद करने के बाद भी तुम्हारे पीछे आना चाहेगी तो वो नहीं आ पाएगी। उसके बाद मैं उन लोगों की बात समझ गया और मैं चुपचाप उस आदमी से अपनी मदद करने के लिए शुक्रिया कहकर वापस कार में आकर बैठ जाता हूँ। लेकिन कार में आकर बैठते ही वो चुड़ैल मुझसे कहती हैं कि क्या हुआ, तुम तो खाली हाथ ही आए हो। तो मैं उस चुड़ैल को समझाते हुए कहता हूँ कि उस चाय वाले के पास ना ही तो कोई दवाई या पट्टी है और उसको चाय बनाने में भी थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो तब तक तो इस बच्चे के सिर से काफी ज्यादा खून निकल जाएगा। इसी वजह से मैं वहीं से वापस लौट आया। मेरे ऐसा करने पर वो मुझे फिर से कहती हैं कि अगर उसके पास ऐसा कुछ था ही नहीं तो तुम इतनी देर तक वहां पर क्यों खड़े थे और तुम उस आदमी से क्या बातें कर रहे थे। तो अब मैं अपने आप को बचाते हुए उस चुड़ैल से कहता हूं कि मैं बातें कुछ नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ ये पूछ रहा था कि आगे सबसे नजदीक अस्पताल कौन सा है। और आधा टाइम तो उस आदमी ने अपनी दुकान में कुछ दवाई पट्टी ढूंढने में ही लगा दी, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उसको कुछ नहीं मिला। इसी वजह से मुझे समय लग गया। तो फिर वो चुड़ैल मुझको अजीब तरीके से घुर्राते हुए कहती हैं कि ठीक है, अब जल्दी चलो। फिर मैं थोड़ा लंबी सांस लेते हुए अपनी कार को फिर से स्टार्ट करता हूँ और उस बस्ती से भी निकल जाता हूँ। अब उस बस्ती के बाद आगे जो रास्ता आ रहा था वो और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा था। आसमान में बिल्कुल काले बादल छा गए थे और वो रात का माहौल और भी ज्यादा डरावना हो गया था। लेकिन लगभग आधे घंटे के बाद ही वो रास्ता एक हाईवे पर जाकर निकलता है और वो हाईवे अब शहर से कुछ ही मिनट की दूरी पर था। हाईवे पर चढ़ते ही मैं अपनी कार को काफी तेज स्पीड में चलाने लगता हूँ। उस वक्त शायद मैं कार को कुछ ज्यादा ही स्पीड में चला रहा था, क्योंकि मुझे जितना जल्दी हो सके उस चुड़ैल से छुटकारा पाना था। लेकिन जैसे ही मैं कार को तेज स्पीड में चलाने लगा तो वो चुड़ैल मुझको कहने लगती हैं कि इतनी जल्दी भी क्या है। तो फिर मुझे वो चीज याद आती है कि मुझे इस चुड़ैल को बिल्कुल विश्वास नहीं होने देना है कि मैं घबरा रहा हूँ। इसी वजह से फिर मैं थोड़ा आराम से कार चलाता हूँ और कुछ ही देर बाद मुझे एक अस्पताल दिखाई देता है। उस अस्पताल के बाहर जाकर मैं अपनी कार को रोक देता हूँ। कार के रोकते ही वो औरत उस अस्पताल के गेट के बाहर मेरी कार से उतर जाती है और उसके बाद मैं अपनी कार को लेकर वहां से निकल लेता हूँ। जब मैं उस औरत के अपने बच्चे को लेकर कार से उतरने के बाद कार को लेकर वहां से निकल रहा था तो मैंने साइड वाले मिरर में देखा, पर वो चुड़ैल मुझे उस साइड वाले मिरर में दिखाई नहीं देती है। अब कुछ दूरी तक तो मैं कार को थोड़ा आराम से चलाता हूँ ताकि उस चुड़ैल को अंत तक भी कोई शक ना हो। और जैसे ही मुझे लगता है कि अब तो मैं उसकी आंखों से ओझल हो चुका हूँगा, तो फिर उसके बाद मैं अपनी कार को काफी तेज स्पीड में भगाता हूँ और उस जगह से निकलने के बाद मेरे शरीर से काफी ज्यादा पसीना निकलता है और मैं घबरा जाता हूँ। लेकिन उस जगह से निकलने के बाद में फटाफट अपने घर पर जाता हूँ और अपनी घरवाली को सारी बात बताता हूँ। फिर उसके बाद जैसा उन लोगों ने कहा था, मैं तुरंत स्नान करके अपने घर में पूजा पाठ करने के लिए और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बैठ गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि शायद वो चुड़ैल एक अच्छी आत्मा थी, यानी कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाती थी जो उसकी मदद नहीं करते थे। क्योंकि जिस वक्त शायद जब वो जिंदा थी तो अपने बच्चों को बचाने के लिए काफी ज्यादा तड़पी होगी और इसी वजह से उसके मन में ऐसे लोगों के प्रति नफरत बैठ गई है
जो किसी इंसान को मुसीबत में देखकर भी उसकी मदद नहीं करते हैं, वो सिर्फ ऐसे लोगों को ही अपना शिकार बनाती हैं। लेकिन उस दिन के बाद में काफी ज्यादा बार मुंबई जा चुका हूं, लेकिन उस रास्ते से मैं फिर कभी भी नहीं गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल घोस्ट स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत भी हो सकता है। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में, तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए, अगर रह सके तो। धन्यवाद।